हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो है 9th क्लास है और इकोनॉमिक्स हमारा विषय है बच्चों, और हम लोग उसमें देख रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा अंतिम बाब का चैप्टर है। और आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका समाप्त भी कर लेंगे और ये आपकी इकोनॉमिक्स की जो बुक है ये पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? कल हम ही लोग आपका उसमें आपका जो खाद्य सुरक्षा हम लोग क्यों करनी है, क्या उसकी आवश्यकता है, इन सारे विषयों पर, इन सारे पहलुओं पर हम लोग अपना ध्यान दे रहे थे। और हम लोग अपने लेक्चर के अंतिम आपका पड़ाव की तरफ हैं और आज हम लोग लेक्चर को अंतिम करेंगे। इस दौरान अगर जिन बच्चों ने अपना लेक्चर रिवीजन किया है, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई किसी प्रकार का डाउट है जो आप लोगों को समझ नहीं आया है, तो कृपया बच्चे आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन आप हम तक अपना पहुंचा सकते हैं बच्चों। कोई भी बच्चा आपका किसी भी स्कूल से इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी का अपना डाउट है तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से वो अपना प्रश्न हम तक भेज सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आप लोगों का प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल वर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग ये आपको देखने वाले हैं कि कल हम लोगों ने क्या करा था। न्यूनतम बफर स्टॉक का जो स्तर था करोड़ टन में, उसकी पैदावार को हम लोग आपका देख रहे थे कि क्या उसकी पैदावार बनी हुई है, क्या उसकी चीजें हैं। क्लियर है? तो इतना तो सब लोगों ने, सारे बच्चों ने, मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसको देख भी लिया होगा कि क्या चीजें कहाँ से शुरू होनी है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग स्वयं देखिएगा कि जो ये बना हुआ है, इसमें हम लोग आज यहाँ से जो है अपना लेक्चर आपका प्रारंभ करेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग इस लेक्चर को आपका एक एक करके वो आपका जानेंगे और इसको हम लोग वो आपका देख लेंगे, ठीक। अब देखिए, वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 आप करोड़ टन था। कितना था? 65.2 आपका करोड़ टन, यानी कि एक अच्छी खासी आपकी मात्रा में क्या था, गेहूं और आपके चावल का क्या था बच्चों, इनके पास आपका रिकॉर्डतम आपकी चीजें थी। जो न्यूनतम बफर आपका कीर्तिमान से बहुत अधिक था। क्या था? जो आपका न्यूनतम आपका बफर जितना होना चाहिए उससे उन्होंने बहुत अधिक उसको रिजर्व रखा हुआ था। फिर भी यहाँ बफर स्टॉक आपका प्रतिमानों में लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा स्थिति में आपका सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालत हालात सुधरे। अब देखिए, जब सरकार अपनी योजनाओं को, खाद्यान्न आधारित योजनाओं को बनाकर वितरित कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उनमें सुधार और रिफॉर्म की आवश्यकता है। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यहाँ भी आपका बर्बादी है। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका बफर स्टॉक होता है, जितनी हम सारी चीजें अपने पास रखते हैं, हमारे पास सब चीजें हैं, हम जैसे गेहूं, चावल, खाद्यान्न, इन सब चीजों का हम लोग स्टॉक रख रहे हैं, उस खाद्य स्टॉक में, उस विशाल खाद्य स्टॉक में बर्बादी का जो आपका लेवल है वो बहुत अधिक है, ठीक। और अनाज गुणवत्ता के ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव के लागत की भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें गुणवत्ता का भी ह्रास होता है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर भी गंभीरता से विचार करना है। और कह रहे जो हम लोग आपकी जो न्यूनतम समर्पित जो आपकी कीमत है उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके कुछ स्थिर ताबा चीजों को रखते हैं और उस पर आपके इन सब चीजों को रखने पर हम लोग अपना विचार करते हैं। वाधित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी, अनाज उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर सबसे अधिक दबावों के आपके नतीजे हैं। कह रहे कि जो हम लोग एमएसपी पर आपकी चीजें खरीदते हैं, इन पर सबसे अधिक जो अनाज खरीदने का जो प्रेशर रहता है वो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश पर डाला जाता है कि यहाँ से हम अपनी सारे चीजों को, जो खाद्यान्न चीजें हों, उनको खरीद लाएंगे। इसके अलावा चूंकि खरीदी कुछ आपके समृद्ध क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः दो फसलों गेहूं और चावल की कीमत तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के
अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाज की खेती समाप्त कर धान और गेहूं के लिए प्रति जारी किया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आम भाषा में देखोगे तो जो दो आपकी प्रमुख फसल है, गेहूं और चावल, आप इनके लिए क्या मिलेगा? आपको एमएसपी मिलेगा, ठीक है। और साथ ही में आप ध्यान रखिए, धान और गेहूं उपजाने को आपको प्रेरित करते हैं और इसीलिए क्या कर रही है सरकार? उनको एमएसपी दे रही है। देखिए, एमएसपी का सिंपल आपका मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि आप जो गेहूं और चावल जो बो रहे हैं, सरकार एक न्यूनतम मूल्य पर आपका गेहूं और चावल खरीद ही लेगी। अगर कोई नहीं खरीदता है तो एक दाम वो आपके निश्चित किए जाते हैं कि उस पर वो आपका खरीद लेगी, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है, धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट आ रही है, जिनसे इन आपका राज्यों में विगत कृषि विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। और कह रहे हैं कि इन सब चीजों से, जो हम धान की आपकी सघन खेती कर रहे हैं, उससे पर्यावरण और जल दोनों में गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे, जो आपके जो धान के खेत हैं उनसे आपका मीथेन गैस निकलती है, तो मीथेन का बहुत बड़ा उत्सर्जन होता है, और जो उसकी पराली बचती है उसको पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो आपका जला देते हैं, तो उससे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। और हर साल ये आपका समाचार में बहुत बड़ा न्यूज बनकर हमारे सामने आती है। और साथ ही में क्या है कि धान में क्या है, आपकी सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिससे धान की खेती के लिए आपका पर्यावरण और जल दोनों में आपकी गिरावट आ रही है। मैंने आपको कान खोल के बताया, जिससे इन राज्यों में और कृषिगत विकास को बनाए रखने में आप खतरा पैदा हो गया है। क्या हो गया है? और इनको बनाए रखने में आपका खतरा पैदा हो गया। न्यूनतम समर्थित आपको कीमतों के बढ़ाने से आपका सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुक्षण लागत आपका बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती आपकी परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है इसको? कि जिस प्रकार हम लोग एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, हम इन सब चीजों को आपका रखते हैं, इनका भंडारण करते हैं, इन सभी से चीजें आपकी और जो इनकी कॉस्ट है और खर्चा जो है वो आपका एक्स्ट्रा आपका बढ़ गया है। एनएसएसओ ने 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 ग्राम वर्ष 2004 से घटाकर 5.9 आपके ग्राम और वर्ष 2011 में हो गई है। अब कह रहे हैं कि जो चावल की जो आपकी खपत है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी खपत में क्या हो गया बच्चों? आपकी कमी आई है, ठीक। उस कमी का नंबर हमको बता रहे हैं। अब देखिए, नगरीय भारत में आपका प्रतिशत चावल की खपत 4.17 से घटाकर 4.149 क्लास से 2011 में हो गई है। अब देखिए, 2011 में जो चावल की आपकी गिरावट है वो हमको नजर आई कि ये इतनी गिरावट हो गई। प्रति व्यक्ति आपका पीडीएस चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हो गई है। कैसी हो गई है? आपकी दोगुनी। नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। और इन सब चीजों में आप देखेंगे तो भारत में जो स्थिति है वो कितनी हुई है? दोगुनी, ठीक। और शहर में कितना हुआ? 66 बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत 2004-2005 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में 2 गुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को आपके खुले बाजारों में बेचना, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कारोबार खोलना जैसे उपचार कर रहे हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है। क्या पड़ा है? कि जो आपकी राशन की दुकान है उनमें ये सब चीजें पड़ा रहना जो है आपकी आम बात है। देखिए, जो आपकी राशन की दुकान है उनमें थर्ड क्वालिटी का जो है जो चीजें हैं, चाहे उसमें गेहूं हो, चावल हो, वो हमको आपका मिल रहा है। राशन दुकानदारों में घटिया किस्म के अनाज पड़ा रहना आम बात है, जो कि बिक नहीं पाता है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकान इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक आपका जमा होता जाता है।
हाल ही के वर्षों में एक और कारण ने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपकी गिरावट आई है। क्या आई है कि जो सार्वजनिक आपकी वितरण प्रणाली है उसमें एक आपकी गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि एक निश्चित कोटा होता था। ये कि प्रत्येक परिवार एक समान निम्न कीमत पर इनको बेच जाते थे। ठीक, आज जो आप 3 प्रकार के कार्ड और कीमत की श्रृंखला देखते हैं, ये पहले नहीं थी। बड़ी संख्या में आपके राशन की वहां दुकानों से अनाज आपका खरीदते थे, हाँ, और उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वर्ग के जो आपके परिवार थे वो शामिल थे, और जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ा ही अधिक थी। तब 3 विभिन्न आपके कीमतों में टीपीडीएस की वहाँ व्यवस्था में आपका निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती थी। एपीएल आपके परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची रहती जितनी की आपके खुले बाजारों में थी। इसलिए राशन की दुकान पर इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम आपका प्रोत्साहन आपका प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात ये कर रहा है कि पहले जो आपका गरीब वर्ग था उसके लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने आपका निश्चित किया था राशन कि अगर कोई बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है उसको फ्री मिलेगा, उससे कुछ आपको ऊपर है तो उसको 35 किलो मिलेगा, उसमें चावल इतना, गेहूं इतना, वो आपका चीनी इतना, ये सब कुछ जो आपके रेट थे ये आपके निश्चित करे हुए थे, ताकि लोगों को क्या मिल सके, सारी चीजें बहुत अच्छे से अब आपको प्रोवाइड हो सके। ऐसा उनको प्रोत्साहन का था। जबकि जो एपीएल के लोग थे उनको अब आपका सरकारी दुकान पर क्या था, बस कुछ ही छूट मिलती थी जो आपके बाहर आपको रेट पर बिक रहा था, कोई खास अंतर नजर नहीं आया था। देखिए, सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, कह रहे जो सहकारी समिति बनी है उन सहकारी समिति से किस प्रकार से आपका खाद्य सुरक्षा में जो आपकी भूमिका आई है उस भूमिका को हम लोग थोड़ा देखते हैं। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समिति भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कौन से एरिया है देश का, जो आपका पश्चिमी और दक्षिणी भाग है, वहां की जो आपकी सहकारी समिति है वो ये काम आपका निभा रही है। ठीक, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकान है उनमें से करीब 94% सहकारी समिति के माध्यम से आपका चलाई जाती हैं। दिल्ली में आपका मदर डेयरी एग्जांपल दे रहा है कि जो आपका दिल्ली की जो आपकी मदर डेयरी है, उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा आपका निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और आपका सब्जी उपलब्ध कराने में आपका तेजी से गिरावट कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कैसे बता रहा है कि सहकारी समिति कैसे अपने लिए अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे आप लोग गुजरात में देखेंगे तो एक गुजरात में सहकारी समिति है अमूल, जिसका आप बड़ा घी दूध आप खाते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, वो आपका सहकारी समिति है। वो गांव से दूध इकट्ठा करती है और आपका किफायती दरों पर, उचित दरों पर वो आपका कहाँ बेचती है, उधर बेचती है। दूसरा, दिल्ली में वो आपकी मदर डेयरी, वो सस्ते दामों पर लोगों को दूध दही के जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कराती है, दूध चीजें ये सब आपका देती हैं, क्योंकि ये सारे काम आपका सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहे हैं। ठीक, इनसे देश में श्वेत क्रांति ला दी है, और इन सब चीजों से क्या हो गई है, देश में श्वेत क्रांति आ गई है। और बच्चों, आप जानते हैं श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समिति के और अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न आपका वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा आपकी सुनिश्चित की है। क्या की है कि उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो आपका इन्होंने सुनिश्चित की है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ आपका डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाजों की क्या की है, स्थापना की है। अब देखिए क्या कर दी उन्होंने, आपकी विभिन्न प्रकार की स्थापना की है। गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में भी सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आपका संचालन आपकी करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खोले जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना
गैर आपके सरकारी संगठन के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्यान्न सुरक्षा पर आपका सरकार की नीति को प्रभावी करने में एडीएस की आपके कोशिश आपके ला रही है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में स्वीकृति मिली है। क्या मिली है? एक आपकी नई स्वीकृति मिली है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक अगर मैं बात करूं तो हमने कुल मिलाकर ये देखा कि भारत में किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा है, कौन खाद्य सुरक्षा कर रहा है, खाद्य सुरक्षा का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे फूड सिक्योरिटी कर रहे हैं, कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं कार्यक्रम आपके चला जा रहे हैं ताकि लोगों को भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति से आपका बचाया जा सके। सहकारी समितियों का आपका किस प्रकार से योगदान है अनाज में, दूध में, खाद्यान्न में। इन सब चीजों को हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका बहुत अच्छे से पढ़ा और देखा और जाना कि क्या चीजें हैं, कैसे इनमें ये सारे आपके क्या हो रहे हैं, वो आपके घटक हैं। इन सबको हम लोग इसके अंतर्गत हम लोगों ने आपका बच्चों हमने देखा। देखिए, जो लेक्चर है वो आपका समाप्त हो चुका है। पूरा लेक्चर हम लोग अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं इसमें। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें छोटा सा एक आपका सारांश को हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, सारांश का मतलब होता है मेन टोटल कंक्लूजन की चैप्टर में हमको पढ़ के मिला के। अगर मैं कहूं कि 10 पन्ने के चैप्टर को एक पन्ने में लिख के दिखाइए तो आप क्या लिखते हैं? सारांश लिखते हैं, उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आपका शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या है, ये कह रहा है किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पौष्टिक जो आपका पोषक भोजन आपको मिल जाए, उपलब्ध हो। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकृत आप गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की आपकी सामर्थ्य हो और भोजन तक पहुंच का कोई अवरोध नहीं होता। कह रहे कि सब लोगों के पास खाद्य सुरक्षित हो और जो उनको क्वालिटी गुड वो आपको जो भोजन चाहिए वो उनको मिल जाए और साथ ही में उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आपका निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव असुरक्षित रह सकते हैं। और कह रहा है कि जिन लोगों को आपकी चीजें मिल रही हैं वो हमेशा खाद्यान्न की दृष्टि से आपका असुरक्षित आपका रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदा के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। और कह रहे कि जो आपके निर्धन लोग हैं वो भी आपके नीचे रह सकते हैं और आपदा के समय भी क्या हो सकता है कि ये स्थिति आपकी पैदा हो सकती है। यदि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्व की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक आपके प्रभावित आपके समूह ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक और आपका गरीब परिवार बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे हैं और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियमित आपके श्रमिक। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या में आपके तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक हैं। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक आपकी गरीबी है, जनजाति वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां आपके प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली आपकी तैयार की है, जिसके दो घटक हैं। पहला है आपका बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई आपके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी आपके शुरू किए गए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी आपका क्या है, शामिल है। इसमें कुछ कार्यक्रम है, एकीकृत बाल विकास आपके सेवा, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समिति और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग ये पूरा जो है आपका चैप्टर के माध्यम का जो पूरा सारांश है हम लोग उसको पढ़ पाए कि क्या सारी चीजें हैं, कैसे हम लोग आपका खाद्यान्न को आपका सुरक्षित कर सकते हैं उसको, और कैसे हम लोग उसको बफर स्टॉक कर सकते हैं, क्या अब आपके समस्याएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या क्रियान्वयन तरीके से सरकार उनको चला रही है। इन सब चीजों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ा। अब देखिए, हम यही चीज आपका शुरू में देख रहे थे
कि देश में क्या है। देखिए, सबसे बड़ी पहला पॉइंट, खाद्यान्न उत्पादक, जो हमें खाद्यान्न उपलब्धता है, उसका तात्पर्य खाद्यान्न में आयात और आपके सरकारी भंडारण के पीछे क्या स्टॉक क्यों करते हैं, पहुंच का अर्थ क्या है, सामर्थ्य का अर्थ क्या है, इन सब चीजों पर ही हम लोग क्या कर रहे थे, अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका बात कर रहे थे। जो आपका लेक्चर है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा और इसको देखा और ये समाप्त हुआ। तो बच्चों, आज जो हमारा अपना एक चैप्टर था भारत में खाद्य सुरक्षा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से आप चैप्टर को आपका समाप्त कर लिया है और साथ ही में हमारी बुक इकोनॉमिक्स की ये भी आपका समाप्त हो गई है। बच्चों, अब आपका रिवीजन का वक्त है। आप बहुत अच्छे से करिए। सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कभी कोई चीज ऐसी है कि आपको समझ नहीं आई है तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सैटरडे में हम लोग उसका आपका रिवीजन कर लिया करेंगे। तो आपका शनिवार के दिन अगर किसी बच्चों को जी पूछना है, कोई चैप्टर में आपको रिवीजन करना है, कोई आपको आंसर नोट लेना है, इस सब का प्रकार की चीजें हम लोग अपने लेक्चर में हम लोग आपका कर लेंगे। इन सब चीजों के लिए आप चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर जो अपनी रिक्वेस्ट है आप हम तक बच्चों भेज सकते हैं, जो अपना प्रश्न है वो हम तक भेज सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही बच्चों। लेक्चर भी समाप्त हो गया है, आपकी बुक भी समाप्त हो गई है। नए सब्जेक्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपका मेरे लेक्चर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।